स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर से मुराद ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी हासिल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उन रिएक्टर्स के अंदर फिजन चेन रिएक्शंस हम देखेंगे कि उनके रिजल्ट में जो एनर्जी हासिल होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू हासिल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एक लार्ज स्केल पे बनाया गया था वो 1944 में, ठीक है, 1944 में बनाया गया था हैनफोर्ड वाशिंगटन में, ठीक है, हैनफोर्ड वाशिंगटन में सबसे पहला लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था। और उसे किस लिए यूज़ किया गया था? उसे बनाया गया था न्यूक्लियर वेपन्स के मटेरियल बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर कैसे फिजन प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से उन प्रोसेसेस के थ्रू हम एनर्जी हासिल करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, और उस न्यूक्लियर एनर्जी को फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले कुछ लेक्चर्स में हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेसेस को डिस्कस करते आए हैं और हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास यूरेनियम होता है, अगर उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसका केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, 92, उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाए तो यही यूरेनियम फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उन फ्रैगमेंट्स में से एक फ्रैगमेंट होता है बेरियम का, ठीक है, और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 138, ठीक है, 138 और एटॉमिक नंबर होता है 56। इसी तरह से जो दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास आता है वो आता है क्रिप्टॉन का, ठीक है, और क्रिप्टॉन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है 95 और एटॉमिक नंबर होता है 36। इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी एमिट आउट होते हैं, ठीक है, और साथ बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी एमिट आउट होती है, जो कि इस केस में जब हमारे पास यूरेनियम 235 है वो हमारे पास आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये एक्चुअली एनर्जी कौन सी होती है कि जब हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रेगमेंट्स एक खास काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं। तो जब वो दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं तो वहाँ पे उनके टकराने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही जो हीट एनर्जी होती है ये इस्तेमाल की जाती है स्टीम बनाने के लिए। और जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो फिर आगे टर्बाइंस को रोटेट करती है। टर्बाइंस के रोटेट करने से जो जनरेटर होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उनमें रोटेशन पैदा की जाती है और उस रोटेशन की वजह से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम फर्दर मज़ीद डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो कहलाता है कोर। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है जो कि फिजनेबल मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था यूरेनियम को, तो ऐसा ही मटेरियल इस कोर के अंदर रखा जाता है ताकि उसके अंदर फिजन प्रोसेस होगा और हमारे पास फिर एनर्जी एमिट आउट होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कोर यहाँ पे बनी हुई है जिसमें हमारे पास फ्यूल रॉड्स हैं। ये जो फ्यूल रॉड्स हैं इनके अंदर वही फ्यूल मौजूद है जिसके अंदर फिजन प्रोसेस होगा और फिर एनर्जी हम हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उनमें ज़्यादा जनरली जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235, ठीक है, या फिर यूरेनियम 238। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फ्यूल रॉड्स होती हैं इनको एक ख़ास किस्म के सब्सटेंस में रखा जाता है जिनको मॉडरेटर भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिनको मॉडरेटर भी कहा जाता है। अब मॉडरेटर का काम ये होता है कि जब हमारे पास फिजन रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होंगे तो उन न्यूट्रॉन्स को यही मॉडरेटर स्लो डाउन करता है। क्योंकि ये देखा गया है कि नॉर्मली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 के अंदर जो फिजन प्रोसेस है वो स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसीलिए मॉडरेटर्स जैसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को स्लो किया जा सके और उनको मीडियम के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पे लाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो मॉडरेटर होता है ये बिल्कुल स्मॉल एटॉमिक वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल एटॉमिक वेट के एटॉमिक
वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर यूज किया जाता है, हैवी वाटर। तो स्टूडेंट्स हैवी वाटर से मुराद है D2O, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल हमारे पास वाटर होता है उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि वो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ठीक नहीं रहता। उसके मुकाबले में जो हमारे पास हैवी वाटर होता है वो इतने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उनको स्लो डाउन करता है। और हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में फ़र्क ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल वाटर में प्लूटोनियम यूज़ होता है, जबकि हमारे पास हैवी वाटर में ड्यूटेरियम जो आइसोटोप होता है वो यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे D देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स मॉडरेटर्स के तौर पे कार्बन भी यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स भी यूज़ किए जाते हैं मॉडरेटर्स के तौर पे, हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कोर में कंट्रोल रॉड्स भी मौजूद हैं। तो अब ये कंट्रोल रॉड्स क्यों यूज़ की जाती हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो चेन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एक्चुअली होता है कि आप इस डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास यूरेनियम मौजूद है और उसके साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। तो हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स आते हैं जिनमें क्रिप्टॉन है, बेरियम है और साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास आए हैं। अब यही 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर फिजन रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, यानी कि फर्दर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूरेनियम की न्यूक्लियर मौजूद है, उनके साथ स्ट्राइक करेंगे और फर्दर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग से एमिट आउट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास फिजन रिएक्शंस होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सप्लोजन का डर होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। और उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे थे तो इनमें से 2 को एब्जॉर्ब करवा लिया जाए किसी मटेरियल में और सिर्फ एक जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर फिजन रिएक्शन का बाइस बने। तो स्टूडेंट्स उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं ये कंट्रोल रॉड्स जो यहाँ पे आप कोर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कोर में कंट्रोल रॉड्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। न्यूट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे एन से डिनोट कर दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। और ये किस मटेरियल से बनते हैं? या तो ये कैडमियम के भी हो सकते हैं, बोरॉन के भी होते हैं और ग्रेफाइट के भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जिन मटेरियल से बनाए जाते हैं कंट्रोल रॉड्स, इनकी खसूसियत ये होती है कि जब ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो ना तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट होते हैं और ना ही ये अनस्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से कभी इमरजेंसी में या फिर रिपेयर अगर करना हो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को तो इन्हीं कंट्रोल रॉड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप ऊपर एक बॉक्स देख सकते हैं जिसका यहाँ पे लिखा गया है कि ये कंट्रोल रॉड ड्राइव है, इसका काम ये होता है कि इसके थ्रू इन कंट्रोल रॉड्स को ऊपर या नीचे किया जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करवाने होंगे हमने तो उतना ही ज़्यादा इस कंट्रोल रॉड ड्राइव को नीचे किया जाता है ताकि हमारे पास कंट्रोल रॉड्स ज़्यादा डिप हो जाएं इन फ्यूल रॉड्स के दरमियान में और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब रिपेयर का टाइम होता है या इमरजेंसी में एकदम से शट डाउन करना हो न्यूक्लियर रिएक्टर को तो इन्हीं कंट्रोल रॉड्स को बिल्कुल नीचे की तरफ लाया जाता है इन कंट्रोल रॉड ड्राइव की वजह से। और यूं जो फिजन चेन रिएक्शन होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और यूं न्यूक्लियर रिएक्टर काम करना बंद कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कोर होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब फिजन प्रोसेस होता है इस कोर के अंदर तो कैसे हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपका लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।